हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम असम स्टेट बोर्ड का क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ द मौमरिया रेविलियन के बारे में। तो सबसे पहला रिजल्ट्स जो है वो पॉलिटिकल के ऊपर में है। पॉलिटिकल रिजल्ट्स जो हुआ है वो इस रेविलियन की वजह से वो कम्प्लीटली जो आहोम किंगडम है उसको डेट्रीमेंटल कर दिया। डेट्रीमेंटल मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन में ले जाना। ये वार जो है वो लास्ट किया फॉर अराउंड 3 डिकेट्स। 3 डिकेट्स मतलब डिकेट्स का मीनिंग होता है 10 ईयर्स। तो अराउंड 30 ईयर्स ये सिविल वॉर का लास्टिंग हुआ, जो कि बहुत आहोम मोनार्की और आहोम किंगडम को कम्प्लीटली शटर्ड किया। शटर्ड मतलब उसको नष्ट किया। लेकिन जो इंग्लिश है उन लोगों ने पहली बार आहोम एडमिनिस्ट्रेटिव का जो मेकानिज़म है वहाँ पे हेल्प करके उन लोगों ने पहला स्टेप आगे बढ़ाया असम के ऊपर। इसी चीज़ का मिस्टर वेल्स ने एडवांटेज लिया, अपॉर्चुनिटी लिया, ताकि असम का जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सके। उन्होंने असम के ऊपर में एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट बनाया और जिसको उन्होंने कंपनी जो है, जो गवर्नमेंट उस समय इंडिया को रूल कर रहे थे, उन लोगों को भेज दिया। इस रिपोर्ट के बेस पर फिर जो कंपनी गवर्नमेंट है, उस समय में ब्रिटिश ने रूल नहीं किया था, कंपनी ने रूल किया था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूलिंग किया। तो कंपनी गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के आधार पर पॉलिसीज़ बनाए रिगार्डिंग टू असम। तो डिसीजंस बनाए ताकि किस तरीके से वो लोग असम को रूल कर सके, उसका पॉलिसी बनाना शुरू किया। ये जो कंसिक्वेंस है ये टेरिबल कंसिक्वेंस है। इसका रिजल्ट्स जैसे कि हमें मालूम है कि बाद में असम के ऊपर भी उन लोगों ने रूलिंग किया अल्टीमेटली। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मौमरिया रेविलियन का जो रिज़ल्ट है, उन्होंने आहोम एडमिनिस्ट्रेटिव मेकनिज़म्स को डिक्लाइन किया, यानी इसको ख़त्म कर दिया। आहोम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल था वो मीडिएवल फ्यूडल मेकनिज़म था। यहाँ पर मीडिएवल फ्यूडल मेकनिज़म का मतलब होता है कि वो सर्टेन लोग ही उसको रूलिंग करते थे। उन लोगों का जो लोकल अथॉरिटी से वो लोग रूलिंग नहीं करते थे। सर्टेन लॉर्ड्स, जैसे कि उन लोगों का ही जो ख़ानदान से है होम किंग का, वही लोग रूलिंग करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक यहाँ पर सिर्फ किंग होता था हेड एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्हीं लोगों का बुरा गोहाइस, बोर गोहाइस, बोरपत्रा गोहाइस, बोर बोरुआस, बोर फुकन्स एलोंग उसके साथ ही फुकन, सैकिया, बोरस, ये लोग ही ऑफिशियल्स हुआ करते थे। ये एक हिस्ट्री का ही पार्ट है कि इस तरीके का जो वीकनेस है, वीकनेस का किंग का जो वीकनेस है, ये सबको सर्टेन ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ही इस चीज़ का, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते आए हैं। आसाम में भी ऐसा कोई डिफरेंट चीज़ें देखने को नहीं मिला। बस ये देखने को मिला कि जो कॉमन पहले जैसे हुआ करता था कि किंग वीक होने से उसका कोई ऑफिशियल्स होता है, तो वो डेफिनेटली किंग का जो वीक पॉइंट है उसका फ़ायदा उठाते आए हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ स्वर्गदेव शिव सिन्हा, उस समय से ही द ऑफिशियल्स जो हैं, ऑफिशियल हमेशा ही वीकनेस ऑफ द किंग जो है उसमें हमेशा ही जब पावरफुल होते आए हैं, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वो इवन अपना जो ड्यूटी से उसको भी प्रॉपरली डिलीवर नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत सेल्फिश होते थे, जिसकी वजह से सब्जेक्ट्स के बीच में डिसकंटेनमेंट भी हुआ करता था। इनफैक्ट हम लोग ये भी देख सकते थे कि लक्ष्मीनाथ सिन्हा के टाइम में उसका जो सक्सेसर है, उसके बाद उन लोगों का जो एक्टिविटीज़ है, जो ऑफिशियल्स है, उन लोगों ने कॉमन पीपल का जो लाइफ है उसको अनबेरेबल कर दिया। इस तरीके का जब सिचुएशंस आता है, जो किंग जो है वो खुद ही एक फ्यूजिटिव होता है। यहाँ पे फ्यूजिटिव का मतलब होता है कि जो मतलब डर के मारे छुपने वाला। इस तरीके का अगर कोई किंग होता है तो ये नेचुरल है कि जो किंगडम है वो केओस में बदल जाएगा, और उसका जो सब्जेक्ट्स है अहोम एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ग्रेजुअली वो स्लीपिंग होता जाएगा, यानी वो मतलब धीरे धीरे उसका जो शासन है उसमें खराबी आता रहेगा।
इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये रेवल का साथ दिया है ताकि वो अपने आप को बचा सके, अपने प्रॉपर्टी को बचा सके। लेकिन जो माओमारियस है वो लोग भी अपना एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। उन लोगों ने भी अपनों के बीच में ही पावर और पोजीशन के लिए झगड़ने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स भी एट द सेम टाइम वो लोग भी मर्ज किया। यहाँ पर इमर्ज का मीनिंग होता है कि वो लोग भी चले गए, अलग अलग इंडिपेंडेंट रूलर्स जो कि आहूम के अंदर में था वो लोग भी चले गए, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगा। लेकिन जो माओमारियस है उन्होंने भी जब शासन के टाइम में आया तो किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं लाया। जैसे पहले का किंग्स ने रूलिंग किया था उसी प्रोसेस में वो लोग भी रूलिंग करने लगे। इसी वजह से जो कॉमन पीपल है उन लोगों को कुछ भी नया नहीं लगा। उन लोगों को ये मतलब कुछ नया ऐसे चेंजेस होके बेटर उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सब चेंजेस का फीलिंग्स नहीं हुआ कॉमन पीपल को। इसी वजह से जो नया किंग आया है उनके ऊपर से डे बाय डे जो भरोसा है वो कम होता गया। तो इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो कॉमन लोग हैं, बोथ आहूम और माओमरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों से भरोसा उठ गया और धीरे धीरे थर्ड ऑल्टरनेटिव वे ढूंढने लगा। जो थर्ड ऑल्टरनेटिव वे है वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक रिजल्ट्स के बारे में, किस तरीके से माओमरिया रेवलियन में इकोनॉमिक और सोशल सिनेरियो जो है आसाम का उसमें चेंजेस आया। ये जो लंबा सा रेवलियन चला, एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना माओमरिया और आहूम के बीच में, ये लेकिन कॉमन पीपल पर ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। जैसे कि जो रेबल्स हैं उन लोगों ने दोबारा नहीं सोचा अपना सपोर्टर्स ऑफ द किंग को मारने के लिए, तो उन लोगों ने इस चीज़ का अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसका लिया रॉयल आर्मी को मारने के लिए विदाउट सेपरेटिंग द गिल्टी एंड इनोसेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा इनोसेंट लोग भी मारा गया इस तरीके का युद्ध में। बहुत सारे वुमेन्स चिल्ड्रेंस जो उन लोगों को टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से बोथ साइड में एक इनटॉलरेबल एट्रोसिटीज़ देखने को मिला। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कि भागना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, तो कोई कोई लोग अपना नेबरिंग स्टेट्स में चले गए, जिसकी वजह से दोनों साइड में सिर्फ जलाना, उन लोगों का खेती बाड़ी नष्ट करना, तो जो मतलब बेसिकली कॉमन पीपल को ही भोगना पड़ रहा था। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि बुरा गोहाई लोग अपना जो आर्मी एंगेज था उन लोगों को जीने के लिए जो हाथी और घोड़ा यूज़ किया जाता था युद्ध में, उन लोगों का मांस को भी खाना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ जो लार्ज सेक्शंस ऑफ माओमरियस है जो कि बहुत एक्सपर्ट आर्टिशियंस था, वो लोग भी अब जीने के लिए जो आर्टिस्ट लोग थे वो लोग भी बहुत बहुत एक्सपर्ट लोग भी इस युद्ध में मारा गया। इसी वजह से जो वेपन्स का प्रोडक्शन था वो उसका भी कम हो गया और आर्मी का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होने लगा। ये जो इल इफ़ेक्ट्स हैं इसकी वजह से जो स्टेट का इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे झटके पड़े और बहुत मेजर पोर्शंस ऑफ द आसाम का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था वहाँ पे ट्रांजैक्शन में टू बाय जो पेमेंट के थ्रू से या सॉल्ट या गोल्ड का एक्सचेंज से होता था उसमें भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ गया। माओमरियस का जो रेबेल था उसमें एक चीज़ के लिए भी हुआ था, वो था डिफरेंस इन देयर बिलीफ। वो था जो आहूम किंग्स था वो लोग था ब्राह्मणिज्म के ऊपर वो लोग बिलीव करते थे। जैसे कि जो स्वर्गदेव रुद्र सिन्हा जो था वो ब्राह्मणिकल शक्तिज्म के ऊपर में बिलीव करते थे। देयरफॉर इसी वजह से कभी कभी जो रूलर्स होता था वो लोग बायस्ड मैनर में जो महापुरुष वैष्णव सतरा से और उसके डिसाइपल से उसके अगेंस्ट में एक्ट करते थे, जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन काफ़ी बढ़ गया था। जैसे कि हमें मालूम है कि
जो रॉयल सपोर्टर्स है वो टेरोटराइज किया गया था माओमारिया सतरस को, और जो रेवल्स था उन लोगों ने फिर ब्राह्मणिकल सतरस को डिस्ट्रॉय किया। इसी वजह से अपने आप में वो लोग लड़ते झगड़ते हैं। वो लोग जो फॉरेन इन्वेशन था, फॉरेन इन्वेडर्स के हाथों वो लोग बली हो गए। लेटर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अपनों के बीच में इस तरीके का कॉन्फ्लिक्शन की वजह से बर्मिश इन्वेशन कर पाया, और धीरे धीरे आहूम डायनेस्टी जो है वो उसका जो डायनेस्टी हो वो नीचे गिर गया, और बाद में जाके वो इंग्लिश ने आसाम के ऊपर डोमिनेट किया। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पर रिजल्ट्स में ये भी था कि इसी दौरान मतक किंगडम का क्रिएशन हुआ। इस रेवेलियन का फ़ायदा उठाते हुए जो रेवेलियस लीडर था उन लोगों ने सुविधा लिया, इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाया, और उन्होंने अपना एक सेपरेट रीजन्स बना लिया। एमोंग देम वेर डेका महंता, गागिनी रामानंदा, राघामोरन, पीताम्बर, भारत सिन्हा, सर्बानंदा, और भी है बहुत सारे लोग। ये लोग जो है अलग अलग जगह पे अपना फीडियो लॉर्ड्स के नाम पे अपने आप को घोषित किया। बेंगमारा, माजुली, नौगांव एंड कामरूप। ये जो माओमारिया है अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्बानंदा, उन्होंने बर्मिस को आसाम में लाया 2 बार, लेकिन आहूम का जो चालाकी है, इंटेलिजेंस, उसकी वजह से उन लोगों को वापिस चेस किया, भगा दिया। और दूसरी तरफ जो पूर्वानंदा बोरागोहाई है, उन्होंने इस ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझ लिया, और जितना जल्दी हो सके उन्होंने सर्बानंद के साथ एक ट्रीटी का कंक्लूड किया, यानी एक ट्रीटी साइन किया। उस ट्रीटी ने जो मटक राजा है, यानी जो मतक राज्य है, उसको क्रिएट कर दिया बेंगमारा के। ये बेंगमारा जो है प्रेजेंटली तिनसुकिया पे है, बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड दिहिंग रिवर। उसी दौरान सर्बानंद जो है उसको बोर सेनापति के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया, जो कि बोर सेनापति मतलब कि एक ट्रिब्यूटरी रूलर्स। जब उसको एक ट्रिब्यूटरी रूलर के तौर पर पहचान दिया, उन्होंने उस ट्रीटी में ये भी साइन किया है कि ईयरली वो आइवोरी, मुगा सिल्क आहूम किंग तो देंगे बोलकर। इस तरीके से जो माओमारिया रेविलियन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिनेरियो ऑफ असम में इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इस रेविलियन में हम लोग देख पाते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल मैप ऑफ असम को ही चेंज नहीं किया, बल्कि स्टेट को भी, पूरे आसाम स्टेट को भी एक टेरिबल फ्यूचर में बदल दिया। इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर बाद में बर्मिस ने आसाम के ऊपर हमला किया। फिर से उन लोगों से बचाने के लिए फिर ब्रिटिश से हेल्प लिया गया, जिससे इंडिया का कोई भी स्टेट बच नहीं पाया। बाद में जाकर ब्रिटिश ने इस तरीके से आसाम में दाखिल हुआ और आसाम को रूल करने लगे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे कैप्टन वेल्स ने आसाम को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। कैप्टन वेल्स ने आसाम के बारे में एक वैल्यूएबल अकाउंट लिखा और अपने गवर्नर जनरल सर जॉन शोर को अपना डिस्क्रिप्शन भेजा। इस अकाउंट में loads of important information about 18th century इको पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में उन्होंने लिखा। इस अकाउंट पे उन्होंने मेंशन किया कि आहूम किंग जो है किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, और उसका पावर्स के बारे में भी उन्होंने अपने अकाउंट में जो 5 प्रिंसिपल्स है आहूम एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बारे में लिखा, और जो कॉन्स्टेंटली जो आर्ग्यूमेंट होता है पावर के लिए, उसके बारे में भी लिखा। उन्होंने पाइक सिस्टम के बारे में भी लिखा, और जो पॉलिटिकल डेडलॉक है आहूम किंगडम का, उसके बारे में भी ओपिनियन दिया। और जो डिक्टेटरशिप है कीर्तिचंद्र बोरबरुआ का,
और जो इमोर्टल डिनाइल है, किस तरीके से मोहनमाला गुहाई को अपना थ्रोन से ही उसको निकाला, फिर इसके बाद मौमारिया महंतों को कैसे मारा, और जो कंपटीशन है हाई ऑफिशियल्स के बीच में पावर पाने का, और जो ब्यूरोक्रेट्स है वो सबका मेन कॉजेस के बारे में भी लिखा। उन्होंने इस अकाउंट में फर्दर ये भी बताया है कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो सक्सेसफुली असम को बचा लिया फ्रॉम द डेथ लॉक, और ये भी मेंशन किया है कि जो स्टेप्स है वो जो री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन असम उसके बारे में भी लिखा। उन्होंने जब ट्रेड एंड इकोनॉमी की बारी आई, उन्होंने फोकस किया कि असम में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है बोलकर उन्होंने लार्ज स्केल में जो असम और बंगाल के बीच में जो अर्निंग्स होता है, रेवेन्यू होता है अराउंड 90,000 रुपीज़ पर ईयर, जो कि उस टाइम पे बहुत हेवी अमाउंट था, उसके बारे में भी लिखा। उन्होंने ये भी बताया है कि जितना साल भर में इनकम होता है वो रॉयल ट्रेजरी जो है वहाँ पर सिर्फ 26,000 रुपीज़ ही जा पाता है। उसका डिस्क्रिप्शन में ये भी समझा जाता है कि उस ज़माने में असम में सॉल्ट का स्कैरसिटी था, देयरफॉर ये एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी इम्पोर्ट है। तो अराउंड 1,20,000 माउंट्स ऑफ सॉल्ट जो है इंपोर्ट किया जाता था एनुअली हर साल बंगाल से, और छोटा अमाउंट का जो सॉल्ट है वो सदिया और नागा पहाड़ असम में पाया जाता था, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो बहुत इन्फीरियर था। उस टाइम पे सॉल्ट जो है एक एक्सपेंसिव कमोडिटी था, तो जो कॉमन लोग हैं उसको खरीद नहीं पाते थे। असम में ग्रेन के अलावा यानी चावल के अलावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर चीज़ें भी पाया जाता था, जैसे कि मस्टर्ड, शुगर कैन, जिंजर, इंडिगो, एरेका नट एंड बीटल लिप्स, आयरन, लैक, गोल्ड एट्सेट्रा। उस टाइम पे गुवाहाटी एक बिग पॉपुलेटेड टाउन था, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास फैला हुआ था। ऑन वन ऑफ द रैम्पार्ट ऑन द रिवर बैंक, एक रिवर बैंक में रैम्पार्ट में, रिवर बैंक का एक साइड में मतलब रैम्पार्ट, और 113 कैनॉन्स और 3 लोग, 3 ऑफ देम वर मेड इन यूरोप। उसमें से क्या था, रैम्पार्ट जो है उसका मीनिंग होता है एक डिफेंसिव वॉल जिसके थ्रू से लोग चलते हैं। वहाँ पे 113 कैनॉन्स जो है और उसमें से 3 जो था वो यूरोप में बनाया गया था। इस रिवर के सामने एक वॉल हुआ करता था जो कि 6 फीट हाई है, और एक बिल्डिंग हुआ करता था। वो इतना भी बड़ा नहीं था। जो वेल्स है एंटायरली आर्मी कुड स्टे देयर, वहाँ पे वेल्स का जो आर्मी है वो रह सकता था अलॉन्ग विथ गुवाहाटी। वेल्स ने एक डिस्क्रिप्शन भी दिया था अहोम कैपिटल रंगपुर के बारे में। इसका जो बाउंड्री कैपिटल है वो है अबाउट 20 माइल्स, और ये एक ब्रिक वॉल से बनाया हुआ है, जहाँ पे जो वॉल का कंडीशन है वो ख़राब कंडीशन था, और वो एरिया जो है वो सिटी के पास था, और एक उसके पास एक फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड भी था। मोस्ट ऑफ द लैंड जो था वो ज़मीन या वो प्लॉट वो आहोम का जो हाई ऑफिशियल्स या फिर किंग का हुआ करता था, और जो वहाँ से फर्टाइल लैंड से जो प्रोडक्ट्स होता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं किया जाता था, और जो ग्रेन होता है चावल उसको भी बेचा नहीं जा सकता था, और जो सॉल्ट एंड गोल्ड है उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स वेयर प्राइस्ड वेरी चीपली। लेकिन जो कॉमन पीपल था वो तो हमेशा ही सफ़र करता था, उस तरीके का चीज़ें उन लोगों का अवेलेबल नहीं हुआ करता था। इतना स्केर्सिटी होने के बावजूद भी कॉमन पीपल को इतना सफ़र करना पड़ता था। लेकिन उस टाइम पे भी जो गौरीनाथ सिन्हा जो राजा था वो उसके पास एफ्लुएंट जो है स्टेट था असम, और वो
अफोर्ड कर पाता था एक सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ मनी के लिए, जो कि ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन कॉमन पीपल को वो ज़्यादातर सफ़र करना पड़ता था। तो हम अल्टीमेटली ये देख पाते हैं कि जो वीकनेस है, वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने इन जो आसाम है, आसाम पे पहला कदम रखा और आसाम के ऊपर भी उन लोगों ने रूलिंग किया। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को मैंने सेक्शंस में दिया है, आप काइंडली हमारा चैनल पे जाइए आरजेएस ऑनलाइन ट्यूशन पे, और वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट पे सिलेक्ट जाइए और वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आपका वहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने प्ले लिस्ट पे डाला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो काइंडली आप हमें कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके डिमांड के हिसाब से हम लोग दे पाएँ। कोर्सेज बहुत ब्रॉड है, तो आप लोग जैसे हमें कमेंट करेंगे उसके ऊपर में हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।